और इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, आज यूपी नो कर्फ्यू, नो दंगा। यूपी में सब और चंगा। नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा। रंगदारी ना फिरौती, अब यूपी नहीं है किसी की बपौती। माफिया अपराधी हो गए अतीत, सुरक्षा खुशहाली रोजगार का अब बना है प्रतीक। और इसलिए भाइयों बहनों, अब उत्तर प्रदेश कर्फ्यू नहीं, कावड़ यात्रा की तैयारी के लिए उत्साह के साथ आगे बढ़ता है। अब उपद्रव नहीं, उत्सव हमारी पहचान है। अब माफिया नहीं, महोत्सव हमारी पहचान है। और उस पहचान को और मजबूती के साथ जमीनी धरातल तक पहुंचाने के लिए आज भाइयों बहनों, आप सहारनपुर से मैं आया हूं। प्रचार की शुरुआत ही सहारनपुर से कर रहा हूं। मां शाकंभरी का आशीर्वाद मिले, माता बाला सुंदरी की कृपा हम पर बरसती रहे, चारों ओर खुशहाली रहे, हर व्यक्ति सुरक्षित रहे। मेरा बोलना यही है कि ये एक टेररिस्ट मॉड्यूल है, टेरर मॉड्यूल है। ये सिर्फ ये ग्रुप नहीं है जो आकर किसी को मर्डर कर दिया पुलिस कस्टडी में, एक टेरर मॉड्यूल है। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर जो सरकार सत्ता में है दिल्ली में और यूपी में, अगर वो इस टेरर मॉड्यूल को खत्म नहीं करेंगे कानून के दायरे में रहकर, तो ये और हत्या करेंगे, ये रूल ऑफ लॉ को बर्बाद कर देंगे और लोगों को बर्बाद करेंगे, गोलियां मारेंगे। ये एक टेरर मॉड्यूल है, इनको आप रोकिए, इनको पूरों को पकड़िए। मैं नहीं बल्कि एक रिटायर्ड आईजी ने हिंदुस्तान टाइम्स में कहा कि ये इन 3 लड़कों ने कम से कम 500 राउंड की फायरिंग की होगी, ट्रेनिंग की होगी, तब जाकर इतना बेहतरीन तरीके से उन्होंने पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस कस्टडी में उन 2 लोगों का हत्या कर दी। झूठ बोल रहे हैं, आखिरी झूठे हैं, दे आर लाइंग टू देयर टीथ। बेशर्मी से झूठ बोलते हैं। कोई कंडोलेंस मीटिंग नहीं हुई है, कंडेमनेशन हुआ है, इसलिए कि यूपी सरकार की पुलिस कस्टडी में जिनके हाथों में जंजीरें थी और जो पुलिस उनके अतराफ में थी, और वो यूपी सरकार जो कही थी गोली का जवाब गोली से देंगे, उनके सामने 2 लोगों की हत्या कर दी गई और वो तमाशाई बने बैठे रहे। आप अपनी नाकामी को, अपनी पुष्पनाही को छुपाने के लिए आप इस तरह की बात कर रहे हैं। भाई आप सत्ता में आप हैं, मैं नहीं हूं। आपको अपना इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, आपको शर्म से डूब मरना चाहिए कि आपकी कस्टडी में किसी को मारा गया है। कब तक बीजेपी नेगेटिविटी और नफरत को फैलाएगी? बीजेपी की जो गाड़ी चल रही है ना, वो देश में आरएसएस के तरफ से चल रही है। इस देश को यूनिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है। कब तक बीजेपी नेगेटिविटी और नफरत को फैलाएगी? आप क्यों भारत के जो मुसलमानों में जो कास्ट हैं, जो जिनको संविधान के आर्टिकल 15 और 16 के तहत जिनकी सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस का एक एम्पिरिकल डेटा है, कृष्णन की रिपोर्ट है, ओबीसी कमीशन रिपोर्ट है, फिर उसके बाद सुधीर कमेटी की रिपोर्ट है, फिर तेलंगाना की ओबीसी कमेटी ने उस सुधीर कमेटी रिपोर्ट को लेकर देखा और एक्सेप्ट किया कि यस, मुसलमानों के सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस का एक एम्पिरिकल डेटा है। आप क्यों उसके खिलाफ हैं? क्यों आप मुसलमानों को तरक्की करना से देखना नहीं चाहते? भाई अगर एक मुसलमान में जो बैकवर्ड क्लासेस हैं या कास्ट हैं, अगर उनके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर बन रहे हैं, स्टेट पब्लिक कमीशन में डीवाईएसपी पुलिस ऑफिसर बन रहे हैं, आरडीओ बन रहे हैं, तहसीलदार बन रहे हैं, टीचर बन रहे हैं, नर्सेज बन रहे हैं, कांस्टेबल में रिक्रूटमेंट हो रहा है, तो आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? बीजेपी की जो गाड़ी चल रही है ना, वो देश में आरएसएस के तरफ से चल रही है। बीजेपी की जो सत्ता चल रही है
जहां पर उनकी सत्ता है वहां पर एनकाउंटर के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है। जो लोग उनकी पुलिस कस्टडी में होते हैं उनकी मौत हो जाती है। जिसका जाती घर होता है उनके घर को बुलडोजर से तोड़ दिया जाता है। गोश्त के नाम पर मारा जाता है, बल्कि गोश्त के नाम पर जुनैद और नसीर को जिंदा जला दिया जाता है। देश में आज बेरोजगारी नौजवानों का मुकद्दर बन गया। आज हम सबसे ज्यादा हमारे पास पूरे विश्व में अगर नौजवान बेरोजगार हैं तो भारत में है। चीन हमारी जमीन पे कब्जा करके बैठ चुका है। पाकिस्तान से आतंकवादी आकर हमारे देश के सिपाहियों को मार रहे हैं। ये इस पर बात नहीं करती अमित शाह, इस पर बीजेपी बात नहीं करती। मगर मुद्दा क्या है? मुसलमान से खतरा है, मुसलमान को हम डेवलपमेंट होने नहीं देंगे। ये उनकी पॉलिटिक्स है। इस देश को यूनिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है। इस देश को प्राइस राइज को कंट्रोल करने की जरूरत है। इस देश को इन चीजों की जरूरत है। बेरोजगारी नौजवानों का मुकद्दर बनता जा रहा है। आप नहीं करना चाह रहे हैं उस पर। हम कहां से कहां गिरते जा रहे हैं। हमारे जो पैरामीटर्स हैं तो हम कहां से कहां गिर रहे हैं। सोशल पैरामीटर्स हैं, हमारे इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं। आप देखते जाइए, उसकी जरूरत है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की इस देश को जरूरत नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आपके नाम पर आप मेजॉरिटी कम्युनिटी के कल्चर को प्रोटेक्ट करेंगे और मुझसे मुसलमानों का कल्चर छीन लेंगे आप। जो आर्टिकल 29 के तहत मुझे एक एब्सोल्यूट राइट है संविधान में, आप मेरा कल्चर में से नहीं छीन सकते। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू नहीं लगता। आज कावड़ यात्रा निकलती है, कावड़ यात्रा, याद है ना? आज कर्फ्यू नहीं, आज दंगा नहीं, आज गुंडा टैक्स नहीं। गुंडा टैक्स वसूली करने वालों की सबकी गर्मी शांत हो गई ना। मैंने कहा था ना विधानसभा चुनाव में, मैंने कहा था देखो निश्चिंत होकर के काम करिए। और मैं तो आभारी हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की माताओं और बहनों का, जिनका सर्वाधिक आशीर्वाद मिला था। उन्होंने कहा न जाति, न मत, न मजहब, केवल और केवल कमल का फूल देख करके हम लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। क्योंकि माता और बहनों को, हर एक को अपनी बेटी सुरक्षित होनी चाहिए और सुरक्षा की गारंटी चाहिए। ये डबल इंजन की सरकार ने दिया था और तब भी मैंने कहा था माता और बहनों का आशीर्वाद है तो कमल चुनाव चिन्ह को और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता है। और उसी ताकत का एहसास कराते हुए मैंने कहा था तब कि जो लोग गर्मी दिखा रहे हैं ना, 10 मार्च आने दीजिए। 10 मार्च 2022, मैंने कहा 10 मार्च को जब बैलेट ईवीएम खोलेंगे ना तो उसमें केवल कमल ही कमल नजर आएगा। और भाइयों बहनों, फिर से प्रदेश के अंदर आपके आशीर्वाद से सरकार बनी।